गुरुकुल क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विज्ञान साइंस की खासियत, इसके उद्देश्य को जानने के बाद इसके एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन प्राप्त किए थे, जिसमें हमने पाया कि फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वह लैटिन वर्ड फ्यूसिस से आया, जिसका मतलब था नेचर। तो फिजिक्स में जनरली हम लोग नेचर, नेचुरल फिनोमेनन और नेचुरल लॉ के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जहां हम प्रकृति, प्राकृतिक परिघटनाओं और प्राकृतिक नियमों के बारे में जानते हैं। इस चर्चा के क्रम में हम पहुंचे कि विज्ञान का मूल उद्देश्य नेचर के लॉ को समझना है। दुनिया की समस्त घटनाएं किसी न किसी नियम के तहत संचालित होती है और उन नियमों को जानने के लिए हम लोग साइंस का अध्ययन करते हैं, उसे प्राप्त करने का जरिया। तो हमने देखा कि फिजिक्स को ही प्योर फॉर्म ऑफ साइंस कहा जाता है, या फिजिक्स को ही सभी विज्ञान की मूल विज्ञान, फंडामेंटल साइंस कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि फिजिक्स प्रत्येक विषय से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। भले ही हम अलग सभी विषयों की अलग अलग महत्व है, उपयोगिता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फिजिक्स से प्राप्त होती है। इस क्रम में पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स का केमिस्ट्री और बायोलॉजी में योगदान देखा। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि फिजिक्स का एस्ट्रोनॉमी में क्या महत्व। एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र, खगोल विज्ञान भी हम इसे कहते हैं, जहां हम लोग ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चांद, तारों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्या यूज है फिजिक्स का एस्ट्रोनॉमी में? तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि डिस्कवरी मतलब खोज, टेलीस्कोप दूरदर्शी, जिसे हम दूरबीन भी कहते हैं, दूरबीन या दूरदर्शी की खोज ने प्लैनेट अर्थात ग्रह, मून चांद, स्टार तारे एंड अदर हेवनली बॉडीज, अन्य आकाशीय पिंडों के बारे में, खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करने को सुविधाजनक बनाया। निश्चित रूप से जो बहुत सारी अंधविश्वास थी तारों के संदर्भ में, ग्रहों के संदर्भ में, उपग्रहों के संबंध में, तो टेलीस्कोप के खोज से हम उस ग्रहों को, और आज हम यहाँ तक डेवलप्ड हो चुके हैं कि चांद पर, मंगल ग्रह तक हम पहुंच चुके हैं। तो इन सबों के अध्ययन में टेलीस्कोप ने बहुत बड़ा योगदान। इसी प्रकार फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से क्या संबंध है? तकनीक, आविष्कार में फिजिक्स का क्या महत्व है? अगर हम देखें तो एरोप्लेन, हवाई जहाज, रॉकेट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह, भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह जैसे आप जानते हैं आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, इनसेट 1, इनसेट बी, जो प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक देश अभी अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से मौसम की जानकारी, पूर्वानुमान लगाते हैं, या भूकंप या अपने मौसम के बारे में जो जानकारी प्राप्त करती है वह अपने सैटेलाइट के जरिए प्राप्त करती है। तो ये सारे, चाहे एरोप्लेन की बात हो, रॉकेट हो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, यह सभी न्यूटन के गति नियम से संचालित होती है। इनका खोज जो है, इनका जो क्रिया विधि है वह न्यूटन के नियम से संचालित होती है, और वह न्यूटन के नियम लगभग आज से 500 साल पहले दी गई थी, जिस नियम के आधार पर हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बनाया। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर, जो बैकबोन, आधुनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया जो है, आधुनिक इंडस्ट्री का, मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन माना जाता है।
बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी, जिस पर पूरा भार टिका हुआ है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो आज मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है, वह संचालित होती है फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो 1831 में दी गई थी। तो यह कहीं ना कहीं जो हमने पढ़ा कि फिजिक्स के दो मौलिक हैं, एक प्योर फिजिक्स और दूसरा अप्लाइड फिजिक्स, जहां हमने पढ़ा कि प्योर फिजिक्स का मूल बेसिस एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज है, वहीं अप्लाइड फिजिक्स का मूल फिलॉसफी जो है वह एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यह निश्चित रूप से जब हम बात करते हैं कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी में क्या महत्व है, तो ये सारे संयंत्र या तकनीक, चाहे एरोप्लेन बनाने की हो, रॉकेट बनाने की हो या सैटेलाइट बनाने की हो, यह सारे न्यूटन के नियम के तहत संचालित होते हैं। तो हम लोग एक तरफ नॉलेज को विकास करते हैं, तो दूसरी तरफ उसको अप्लाई करके नए नए तकनीक, नए नए यंत्रों का खोज करते हैं। तो निश्चित रूप से दोनों का ही अपना अलग महत्व है। और यह जो हमारा जितने भी टेक्नोलॉजी है, वह कहीं ना कहीं एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक मोटर की एग्जांपल लीजिए, तो यह आधुनिक लाइफस्टाइल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह काम करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस टेलीविजन का जो डिस्कवरी है, खोज, यह मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कंसेप्ट था, उस बेस पर रेडियो और टेलीविजन का आविष्कार हुआ। रेडियो तरंग टेलीविजन के लिए जो मूल थ्योरी थी, वह मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ये लॉज आपको अभी समझ में नहीं भी आ रहे होंगे, तो अगले 2 सालों में हमें इन्हीं नियमों को पढ़ना है। जैसे 11th में हम 2 चैप्टर के बाद पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 12th में हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और 12th में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी थ्योरी से रेडियो और टेलीविजन की खोज में बहुत ज्यादा सहायता मिली। इसी प्रकार न्यूक्लियर एनर्जी, इसको कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जैसे एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर, इसे परमाणु रिएक्टर, एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम। आज दुनिया एक से एक खतरनाक हथियारों को बनाने में होड़ सी लगी थी। तो ये सारे जिसमें ऊर्जा का अत्यधिक मात्रा का उपयोग होता है, ये सभी न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और आइंस्टाइन का मास एनर्जी कंजर्वेशन फॉर्मूला जो था, जो विज्ञान की दुनिया में सबसे फेमस इक्वेशन में आती है, E बराबर mc², जिसने विज्ञान की दुनिया को बदल कर रख दिया। E बराबर mc², इस इक्वेशन के आधार पर इन सारी चीजों का खोज हुआ, चाहे वो परमाणु रिएक्टर हो, चाहे वह एटम बम हो, हाइड्रोजन बम हो, या कोई भी अन्य आधुनिक रासायनिक हथियार है। तो उसके जो मूल बेसिक्स हैं वह इन्हीं 3, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, विखंडन और आइंस्टीन के मास एनर्जी कन्वर्जन फॉर्मूला जो E बराबर mc² है, इस पर आधारित है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितने भी हैं, कैलकुलेटर हो, नहीं हो, जितने भी हमारे पास हैं, या कंप्यूटर है, ये सभी बेस यह काम करता है इलेक्ट्रॉन एमिशन पर। इलेक्ट्रॉन एमिशन भी हम लोग 12 में पढ़ेंगे, और सेमीकंडक्टर के थ्योरी पर, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉन एमिशन के थ्योरी पर रेडियो इलेक्ट्रिकल डिवाइस और कंप्यूटर का जो खोज हुआ और वह जो काम करते हैं, वह इन्हीं सिद्धांतों के आधारित है। इसका मतलब यह है कि भले ही अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में निश्चित रूप से फिजिक्स का बहुत अधिक योगदान है। फिजिक्स का मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है, इस बात को हम लोग देखते हैं कि अन्य सब्जेक्टों के साथ तो हमने देखा कि प्रत्येक सब्जेक्ट में जो
प्रत्येक संकायों में जो समस्याएं आती है वह कहीं ना कहीं फिजिक्स के द्वारा सॉल्व होती है। लेकिन फिजिक्स और मैथ का बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध है। कहा जाता है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त हैं। फिजिक्स और मैथ एक दूसरे के सच्चे दोस्त हैं। एक्चुअली फिजिक्स फॉर्मुलेट द लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स का काम है कि नेचर के लॉ को फॉर्मुलेट करना, सूचीबद्ध करना, और मैथमेटिक्स एक्सप्लेन दीज लॉज टू गोइंग इनटू डेप्थ। फिजिक्स और मैथ को सच्चा दोस्त माना गया क्योंकि फिजिक्स फॉर्मुलेट करता है, नेचर के जो नियम हैं, प्राकृतिक नियमों को फॉर्मुलेट करता है, सूत्रबद्ध करता है। वहीं पर मैथ जो है वह इसको एक्सप्लेन करता है, डेप्थ में जाकर के इसे एक्सप्लेन करता है। या जनरली कहा जाता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की जो भाषा है, फिजिक्स जो एक्सप्लेन करती है, वह भाषा मैथमेटिक्स है। तो हम कह सकते हैं फिजिक्स अंडरस्टैंड द नेचर, फिजिक्स प्रकृति को समझता है, एंड मैथमेटिक्स गिव्स पावर टू अंडरस्टैंड द नेचर। मतलब दोनों विषय एक दूसरे के बगैर अलग नहीं है, मतलब एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो फिजिक्स नेचर को समझने का काम करता है और उस समझने की शक्ति प्रदान होती है मैथमेटिक्स से। तो विदाउट मैथमेटिक्स हम लोग फिजिक्स का बहुत अच्छा अध्ययन नहीं कर सकते। अगर हम मैथ का महत्व देखें तो गैलीलियो के हिसाब से, गैलीलियो के अनुसार उन्होंने कहा कि गॉड क्रिएट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने इस खूबसूरत संसार की रचना मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में की। मतलब वह लैंग्वेज जिसमें गॉड ने इस खूबसूरत दुनिया को बनाया, वह मैथमेटिक्स है। बेकन के अनुसार मैथमेटिक्स इज द गेट ऑफ ऑल साइंस। जितने भी विज्ञान हैं उस सभी का गेट जो है, द्वार जो है, वह मैथमेटिक्स है। और बिना मैथमेटिक्स का साइंस को बहुत अच्छी तरह समझ लेना संभव नहीं है। किसी भी प्रकार के साइंस को समझने के लिए मैथमेटिक्स का होना जरूरी है। इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कि फिजिक्स का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है और क्या महत्व है। फिजिक्स इन रिलेशन विथ केमिस्ट्री, फिजिक्स इन रिलेशन विथ बायोलॉजी, फिजिक्स इन रिलेशन विथ एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स इन रिलेशन विथ टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स इन रिलेशन विथ मैथमेटिक्स। अगले वीडियो में हम लोग बेसिक्स फिजिक्स के लिए कोई क्या क्या चीजें हैं मैथमेटिक्स की जो जरूरत है, उन सारे तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अगर कोई समस्या हो, दिक्कतें आए तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि अगले वीडियो में हम उन समस्याओं को सॉल्व कर सकें, या कोई परेशानी है तो उसे भी हम डिस्कस कर सकें।